हम गौरी, शिखा, वर्षा, पारुल, मयंक, दीपिका, प्रिया, आलोक, दिव्या, रोहिणी, गौरव, सुजीता, आलोक, खुशबू। क्या हाल चाल भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, एकदम झकास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। हाँ जी, तो भाई हम लोग पढ़ रहे थे एनालिटिकल रीजनिंग। और अगर मैं एनालिटिकल रीजनिंग की बात करूं, है ना, अगर मैं एनालिटिकल रीजनिंग टॉपिक की बात करूं, तो एनालिटिकल रीजनिंग में हम कितने टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं? अगर हम एनालिटिकल रीजनिंग की बात करें तो सर, एनालिटिकल रीजनिंग में हम लोग काफी सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा था स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस। स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस यानी कि कथन और पूर्व धारणाएं। सारे अजम्पशन सही होते थे सिवाय दो अजम्पशन को छोड़कर, जो स्टेटमेंट के अगेंस्ट होंगे और जो इलॉजिकल होंगे, है ना। फिर उसके बाद हमने जो पढ़ा वो था कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट में हमने देखा कि कारण क्या है और परिणाम क्या है। जो घटना पहले घटित होगी वो कारण, जो घटना बाद में घटित होगी वो परिणाम। इंडिविजुअल कॉज हो नहीं सकते, इंडिविजुअल इफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, या तो कॉमन कॉज का या फिर डिफरेंट कॉज का। ये सारे ऑप्शंस कैसे चूज करने हैं हमने सिखाई दिया था। फिर हमने पढ़ा था कोर्स ऑफ एक्शन यानी कि समस्या और समाधान, यानी कि कथन और कार्यवाही। और कोर्स ऑफ एक्शन में वो सारे कोर्स ऑफ एक्शन सही होते हैं जो हमारे रियल लाइफ से रिलेटेड होते हैं, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। ज्यादा दिमाग लगाने की हमें जरूरत नहीं है। फिर हमने पढ़ा स्टेटमेंट, आर्गुमेंट, कथन और तर्क। कथन और तर्क में क्या होता है? जो कथन है वो बेसिकली एक एडवाइस है, एक सलाह। हमसे एक सलाह पूछी जाएगी, क्या हमें ऐसा करना चाहिए? फिर आप कहोगे हाँ या फिर ना, लेकिन आपकी हाँ और ना से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उस हाँ और ना के पीछे जो रीजन दे रहे हैं, उस रीजन को हमें चेक करना है कि वो आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग है या वीक है। और स्ट्रॉन्ग और वीक आर्गुमेंट को पहचानने की कई सारी ट्रिक थी, है ना। ओनली वर्ड का यूज होना वीक आर्गुमेंट, कंपैरिजन वर्ड का यूज होना, है ना, कंपैरिजन ये वीक आर्गुमेंट हो गया। वन वे वर्ड का यूज होना ये स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट हो गया। फैक्ट्स अप्लाई करना ये स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट हो गया। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, या फिर आप इसको कह सकते हो स्टेटमेंट एंड इन्फ्रेंस, है ना। इन्फ्रेंस भी बोल सकते हो। इन्फ्रेंस बेटा इसके लिए भी यूज हो जाता है, इन्फ्रेंस इसके लिए भी यूज हो जाता है। इन्फ्रेंस दोनों के लिए यूज हो जाता है, क्योंकि कभी कभी तो इन्फ्रेंस का मतलब वो हिंदी में लिख देते हैं अनुमान, और कभी कभी इन्फ्रेंस का मतलब वो हिंदी में लिख देते हैं निष्कर्ष। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है। दोनों ही इन्फ्रेंस की कैटेगरी में आ जाते हैं, अजम्पशन भी और कंक्लूजन भी, है ना। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, 1 2 3 4, आज बारी है स्टेटमेंट कंक्लूजन की। और ये जो स्टेटमेंट कंक्लूजन है सॉरी, ये जो स्टेटमेंट कंक्लूजन है, ये स्टेटमेंट अजम्पशन से डिफरेंस, मतलब ये दोनों चैप्टर लगभग एक जैसे हैं, ये दोनों टॉपिक लगभग एक जैसे हैं। ठीक है, बस फर्क सिर्फ इतना है, कंक्लूजन डायरेक्टली स्टेटमेंट से निकलेगा, ये डायरेक्टली स्टेटमेंट से निकलता था। ये डायरेक्टली स्टेटमेंट से ही निकलता था, और ये डायरेक्टली स्टेटमेंट से नहीं निकलता। बस ये डायरेक्टली स्टेटमेंट से निकलेगा, जो भी रिजल्ट हमारा डायरेक्टली स्टेटमेंट से निकलेगा वही कंक्लूजन हमारा ट्रू होगा। ज्यादा दिमाग लगाने की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, इधर उधर की बातें हमें सोचने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब होता है बोर्ड मास, यानी कि कोडेड इक्वेशन। जो बोर्ड मास टॉपिक है ना, दैट इज कोडेड इक्वेशन, वो होता है मैथमेटिकल इक्वेशन जी। तो हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम पढ़ने जा रहे हैं स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन, यानी कि कथन और निष्कर्ष। ठीक है, स्टेटमेंट कंक्लूजन जो कि लगभग लगभग अजम्पशन जैसा ही है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, ये डायरेक्टली स्टेटमेंट से निकलेंगे रिजल्ट। ये रिजल्ट डायरेक्टली स्टेटमेंट से निकलेंगे, है ना। बेटा बैंकिंग के जो टॉपिक्स है ना वो लिमिटेड टॉपिक्स है। पहले आप बेटा इंट्रोडक्शन क्लास में देखो कि बैंकिंग के कौन कौन से टॉपिक मैंने बताया। सिर्फ 19 चैप्टर हैं जो बैंक में आते हैं। सिलॉक्स चैप्टर अलग है बेटा, ये सिलॉक्स नहीं है। जो सिलॉक्स चैप्टर है ना, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष, वो टॉपिक ही अलग है। सिलॉक्स चैप्टर डिफरेंट चैप्टर है बेटा, वो तो अकेला ही चैप्टर 10 दिन का चैप्टर है। कम से कम बेटा 8 से 10 क्लासेस है सिलॉक्स की, आपको बताइए 8 से 10 क्लासेस। तो सिलॉक्स चैप्टर अलग है और ये चैप्टर अलग है समझ रहे हो। 8 से 10 क्लास होती है अकेले सिलॉक्स चैप्टर की। हाँ जी, यूट्यूब पर प्रैक्टिस बेटा होली के बाद शुरू करेंगे, आफ्टर होली। होली के बाद तरीके से बहुत अच्छे से तैयारी शुरू करेंगे यूट्यूब पर। ठीक है, होली तक रेस्ट करो आप, होली तक मजे लो, है होली को जम के खेलो, है। फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस सेशन शुरू करेंगे यूट्यूब चैनल पर। मुंबई और जाफरा के बीच की दूरी सड़क द्वारा, मुंबई और जाफरा के बीच की दूरी सड़क द्वारा 900 किलोमीटर है, जो कि समुद्र द्वारा 280 किलोमीटर घट जाएगी। यह साल में 7.92 करोड़ रुपए के ईंधन की बचत करने का मार्गदर्शन करेगा। ठीक है, तो बेटा ये कह रहे हैं कि मुंबई और जाफरा के जो बीच की दूरी है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर हम समुद्र के द्वारा तय करते हैं तो वो दूरी घट जाएगी। तो इससे ना ईंधन की बचत होगी, लगभग 8 करोड़ रुपए ईंधन की बचत होगी पर एनम। तो पहला निष्कर्ष है ट्रांसपोर्टेशन बाय सी इज चीपर देन बाय रोड। बेटा सड़क की तुलना में समुद्र द्वारा परिवहन सस्ता है। बेटा ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट है क्या कहीं भी मेंशन है स्टेटमेंट में?
जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है क्या स्टेटमेंट में मेंशन है? ये बताओ, ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट है क्या कहीं भी मेंशन है स्टेटमेंट में? वो कह रहा है कि इतने करोड़ रुपए का ईंधन बचेगा, लेकिन उसने ये तो नहीं कहा कि ट्रांसपोर्ट हमारा सस्ता हो जाएगा, उसने कहीं भी ये तो नहीं कहा ट्रांसपोर्ट सस्ता हो जाएगा। ये कंक्लूजन है बेटा, अजम्पशन नहीं है, पहली बात ये है। कंक्लूजन डायरेक्टली स्टेटमेंट से निकलेंगे, अपने मन में कोई भी धारणा नहीं बनानी है, समझ रहे हो? निष्कर्ष का मतलब होता है कि डायरेक्टली स्टेटमेंट से निकले। भैया अगर दूरी घट रही है तो भाई हवाई जहाज से जब हम यात्रा करते हैं तो दूरी और घट जाती है, तो क्या ट्रांसपोर्टेशन सस्ता हो जाता है? ट्रांसपोर्टेशन सस्ता नहीं होता। फ्यूल मस्ट बी सेव टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट, ईंधन को बड़ी मात्रा में बचाना आवश्यक है। देखो ये ईंधन को बचाने की बात कर रहा है, तो ईंधन को बड़ी मात्रा में बचाना आवश्यक है, ये बात जो है डायरेक्टली स्टेटमेंट से रिलेटेड है। ईंधन को बड़ी मात्रा में बचाना चाहिए, क्योंकि कथन में ईंधन को ही बचाने की बात हो रही है, कथन में ईंधन को ही बचाने की बात हो रही है। चलो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दो, जल्दी से है, जल्दी से आंसर दो फटाफट से। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, स्वदेशी है ना, स्वदेशी कच्चे तेल के उत्पादन की तुलना में मांग तेजी से बढ़ती जा रही है। मतलब सप्लाई तो कम है, सप्लाई तो कम है, लेकिन डिमांड तेजी से बढ़ती जा रही है। सप्लाई कम है, डिमांड तेजी से बढ़ती जा रही है। पहला कंक्लूजन है क्रूड ऑयल मस्ट बी इंपोर्टेड, कच्चे तेल का आयात करना चाहिए, ये कह रहे हैं कि सप्लाई बढ़ा दो। पहला कंक्लूजन है सप्लाई बढ़ा दो। भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर सप्लाई कम है तो सप्लाई बढ़ा दो भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर सप्लाई कम है तो सप्लाई बढ़ा दो। दूसरा है डोमेस्टिक डिमांड शुड बी रिड्यूस, ये कह रहे हैं कि डिमांड ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है तो इस इक्वेशन को सही करने के लिए डिमांड को कम कर दो। भाई सीधी सी बात है, अगर डिमांड ज्यादा है तो डिमांड को कम कर दो, नहीं तो सप्लाई को बढ़ा दो। लेकिन मेरे दोस्त मेरे भाई, ये दोनों ही काम एक साथ नहीं किए जा सकते, ये दोनों ही काम एक साथ नहीं किया जा सकते। इन दोनों में से कोई एक ही काम किया जा सकता है, या तो तुम सप्लाई बढ़ाओगे या फिर तुम डिमांड कम करोगे, लेकिन ये दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते। तुम एक तरफ तो सप्लाई बढ़ा दे रहे हो, दूसरी तरफ तो डिमांड भी कम कर दे रहे हो, तो तुम तो अपने नुकसान कर बैठोगे। तो भैया ये जो इकोनॉमिक्स की इक्वेशन है, ये इकोनॉमिक्स की इक्वेशन बैलेंस कम होगी, बैलेंस कम होगी, या तो तुम सप्लाई बढ़ाओ या फिर तुम डिमांड कम करो। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना, इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ई, ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, या तो पहला या दूसरा अनुसरण करता है। दोनों में से कोई एक अनुसरण करेगा, दोनों अनुसरण नहीं कर सकते कभी भी एक साथ, दोनों अनुसरण नहीं कर सकते कभी भी एक साथ समझ रहे हो? हाँ जी, दोनों एक साथ अनुसरण नहीं कर सकते, दोनों में से कोई एक ही अनुसरण करेगा, तो इधर और ऑप्शन चूज करेंगे, इधर और। कभी कभी हमें डिमांड भी कम करनी पड़ जाती है बेटा। जब मान लो इंपोर्ट नहीं हो पा रहा कहीं से कुछ, तो हमारी मजबूरी है डिमांड कम करना। अगर मान लो हम इंपोर्ट कर ही नहीं पा रहे तो हमारी मजबूरी हो जाएगी ना डिमांड को कम करना। ये बताओ, अगर मान लो इंपोर्ट कर पा रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन इंपोर्ट नहीं कर पा रहे तो डिमांड कम करना हमारी मजबूरी नहीं हो जाएगी? किसी भी चीज की डिमांड कैसे कम होती है? प्राइस बढ़ाकर। प्राइस बहुत ज्यादा कर दो, डिमांड अपने आप कम हो जाएगी, समझ लो? प्राइस बहुत ज्यादा कर दो, डिमांड अपने आप कम हो जाएगी। हाँ जी, तो मेरे दोस्त मेरे भाई, ऑल द ऑर्गेनाइज्ड पर्सन फाइंड टाइम फॉर रेस्ट। देखो जितने भी ऑर्गेनाइज्ड पर्सन है ना, जितने भी ऑर्गेनाइज्ड पर्सन है, वो अपने लिए रेस्ट का टाइम निकाल लेते हैं। ऑर्गेनाइज्ड पर्सन समझ लो जैसे कि हम है ना, जैसे कि करियर के सारे टीचर ऑर्गेनाइज्ड है। करियर के सारे टीचर कैसे ऑर्गेनाइज्ड है भैया? सुबह 8 बजे से क्लास शुरू कर देते हैं, रात को शाम को 6-8 बजे तक क्लासेस लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि गधे की तरह लगे रहते हैं सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक। भैया हम अपने लिए बीच में रेस्ट के लिए टाइम निकालते हैं, प्रॉपर प्लानिंग के साथ। हम लंच का भी समय निकालते हैं, हम रेस्ट का भी टाइम निकालते हैं, हम कंटेंट को अपडेट करने के लिए भी समय निकालते हैं, हम लेटेस्ट क्या क्या क्वेश्चन बन रहे हैं है ना, लेटेस्ट क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं उसको एनालाइज करने के लिए भी टाइम निकालते हैं ना। तो वो सारी चीजों के लिए, और हम अपने आप पर भी समय देते हैं, खुद को इंप्रूव करने के लिए है ना। हम घर के लिए भी समय निकालते हैं, बीवी बच्चों के लिए भी समय निकालते हैं। तो जो भी ऑर्गेनाइज पर्सन होता है वो ये सारा समय निकाल लेता है, चाहे कितना भी बिजी शेड्यूल क्यों ना हो। सुनीता इन स्पाइट ऑफ हर वेरी बिजी शेड्यूल फाइंड्स टाइम फॉर रेस्ट। तो सुनीता की बात हो रही है, सुनीता एक लड़की है या औरत है? सुनीता एक महिला है, जो उनका जो शेड्यूल है वो बहुत बिजी है, बहुत बिजी शेड्यूल है, लेकिन उसके बाद भी वो अपने लिए समय निकाल लेती है रेस्ट का। इसका मतलब सुनीता ऑर्गेनाइज हो गई भाई। अगर सुनीता का इतना वेरी बिजी शेड्यूल है उसके बाद भी वो रेस्ट का टाइम निकाल ली, तो सुनीता कौन हो गई? सुनीता कौन हो गई? सुनीता ऑर्गेनाइज हो गई, सुनीता इज एन ऑर्गेनाइज पर्सन। दूसरा, सुनीता एक मेहनत, देखो जब इतना है ना, जब इतनी वो बिजी शेड्यूल है तो भैया सुनीता तो मेहनती होगी, सीधी सी बात है। जब इतना बिजी शेड्यूल है तो सुनीता कौन है? सुनीता मेहनती है, सुनीता इज एन इंडस्ट्रियस पर्सन। हाँ जी, नेक्स्ट।
हाँ जी। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, दिस बुक ज़ैड इज द ओनली बुक विच फोकस इट्स अटेंशन टू द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया बिटवीन 1950 एंड 1980। बेटा 1950 से 1980 के बीच में भारत गरीब था, ठीक है। भारत में जो गरीबी थी ना, उस पर सिर्फ और सिर्फ एकमात्र ऐसी बुक थी ज़ैड जो उस गरीबी की समस्या पे ध्यान अपना केंद्रित करती थी। एकमात्र पुस्तक ज़ैड थी, एकमात्र पुस्तक ज़ैड 1950 से 1980 के बीच में। तो देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ पॉवर्टी बिफोर 1950। ये कह रहा है कि 1950 से पहले गरीबी का कोई सवाल ही नहीं था यार, ये तो गलत है ना। कल किसकी शादी में गए थे? हिमांशी मैम की सिस्टर की, हिमांशी मैम की सिस्टर की शादी थी। दूसरा है 1950 से 1980 के दौरान भारत में गरीबी से संबंधित कोई अन्य पुस्तक नहीं थी। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि 1950 से 1980 के दौरान भारत से संबंधित, है ना, भारत में गरीबी से संबंधित कोई और बुक नहीं थी। ये बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दिस इज द ओनली बुक ज़ैड, दिस इज द ओनली बुक ज़ैड। इसका मतलब इसके अलावा कोई और बुक नहीं थी 1950 से 1980 के बीच में। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। बनाओ बेटा। सफलता का रहस्य उद्देश्य की निरंतरता है। द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज कंसिस्टेंसी। देखो मैं आपको हमेशा बोलता हूं, कल भी मैंने आपको बोला था कि अगर आपको सफलता पानी है तो कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो आपको सफलता नहीं मिलती। रेगुलरिटी जीवन में होना बहुत जरूरी है सफल बनने के लिए। भले ही बेटा, भले ही देखो, आपने बचपन में कहानी सुनी होगी, है ना, कछुआ और खरगोश की रेस की कहानी सबने सुनी होगी, है क्यों भाई? सबने सुनी होगी, कोई ऐसा नहीं है जिसने कछुआ और खरगोश की रेस की कहानी ना सुनी हो। तो वो सिर्फ इसलिए हमें सुनाई जाती है कहानी क्योंकि कंसिस्टेंसी के ऊपर वही कहानी है कि हमें कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, रेगुलर रहना पड़ता है। कछुआ एक नियमित चाल से चलता चला जा रहा है, खरगोश बहुत तेजी से दौड़ा, लेकिन फिर वो आराम करने के लिए रुक गया, सो गया। समझ रहे हो मेरे भाई? हाँ जी। तो इसीलिए इसीलिए लाइफ में कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है। पहला कंक्लूजन है कांस्टेंट ड्रिपिंग बियर्स द स्टोन। बेटा ये कहावत है, आपने इस कहावत के बारे में सुना ही होगा, है ना। कहावत है ना, इसका मतलब ये होता है ना, जैसे कछुआ और चूहा नहीं बेटा, कछुआ और खरगोश। हाँ, ठीक है जी, टर्टल एंड रैबिट। हाँ जी। आपने ये वाली कहावत तो सुनी होगी बेटा, नहीं सुनी आपने ये वाली कहावत? ये वाली कहावत तो सुनी होगी, जैसे कहते हैं ना कि अगर किसी पत्थर पे एक साथ कितना भी पानी डाला जाए, है ना, अगर किसी पत्थर पे एक साथ कितना भी पानी डाला जाए तो वो पत्थर कभी कभी चटकता नहीं है, लेकिन अगर उस पत्थर पे धीरे 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 बूंद 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 टपकेगी ना, तो उस पत्थर में दरार पड़ जाती है। तो ये बात सही है, कांस्टेंट ड्रिपिंग बियर्स द स्टोन। सिंगल माइंडेड डिवोशन नेसेसरी फॉर, ये बिल्कुल सही बात है। सफलता के लिए एक अंग की भक्ति जरूरी है। अगर आपको पढ़ना है तो सिर्फ पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। ये नहीं कि तुम उसकी शादी भी अटेंड कर ली है, उसके रिश्ते में भी चले गए, वहां भी चले गए, यहाँ भी चले गए, दोस्तों के साथ मौज भी करके, ऐसा नहीं होगा, है ना। आपको फुल फोकस रखना पड़ेगा, फुल फोकस। चलिए साहब नेक्स्ट। बेटा बात तो एक ही है ना, रस्सी आवाज जाते हैं सिल पे पड़त निशान, ये वो कहावत का एग्जांपल है। ये भी एक कहावत ही है ना, जो कुएं की रस्सी होती है, जो कुएं से पानी खींचते हैं ना, तो उसमें ना निशान पड़ जाता है उस रस्सी के। द परसेंटेज ऑफ द नेशनल इनकम शेयर्ड बाय द टॉप 10% ऑफ द हाउस होल्ड इन इंडिया इज 35। ये कह रहे हैं कि भारत में जो अमीर लोग हैं 10, जो टॉप 10% भारत के अमीर लोग हैं, वो भारत की नेशनल इनकम का 35% शेयर देते हैं। मतलब समझ लो, भारत की जो हमारी जो इनकम है ना, जो हमारे देश की इनकम है उसका 35% तो सिर्फ 10% फैमिली दे रही है। जैसे मान लो 100 फैमिली है जो हमारी इनकम बना रहे हैं, देश की इनकम, उनमें से 10 ऐसे परिवार हैं जो 35% शेयर देते हैं उस नेशनल इनकम का। समझ रहे हो? तो व्हेन एन इकोनॉमी ग्रो फास्ट, देखो इकोनॉमी ग्रो फास्ट ऐसी कोई टर्म तो बेटा स्टेटमेंट में लिखी नहीं हुई है, ऐसी कोई टर्म तो स्टेटमेंट में लिखी नहीं हुई है। भारत में राष्ट्रीय आय असमान रूप से वितरित है, नेशनल इनकम इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये बिल्कुल सही बात है, जो नेशनल इनकम है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। भाई तभी तो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसी के पास कोई ज्यादा नेशनल इनकम है, कोई कम है, तभी तो टॉप 10% लोग 35% बना दे रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल सही है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। हाँ जी। चलिए साहब, मुझे फीवर है फिर भी क्लास कर रहा हूँ बेटा। फीवर है तो क्लास तो खैर, ये जो स्टेटमेंट वाली क्लास है, एनालिटिकल रीजनिंग वाली, इसमें कुछ लिखना तो है नहीं, तुम्हें नोट्स बनाने नहीं है, तो तुम्हारी अच्छी बात है, तुम बस कान में लीड लगा के सुनते रहो, आंखें बंद करके, है, कान में लीड लगा के सुनते रहो क्वेश्चंस को, उसी से तुम्हारा काम चल जाएगा, है ना। हाँ जी। तो ये अच्छी बात है कि कुछ तुम्हें कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ रही है, कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपको देखो जो। हाँ जी। चलिए अब बोर्ड पे ध्यान से देखो। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार गरीब किसानों और कृषि श्रमिकों के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री बहुत जोर देकर कह रहे हैं कि जो उनकी सरकार है ना, वो गरीब किसानों और कृषि श्रमिकों के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास करेगी करेगी। मतलब किसान जो है, मतलब जो किसान है, कृषि श्रमिक है, उनके लिए सरकार जो है बहुत मदद करेगी, ऐसा प्रधानमंत्री कह रहे हैं। तो पहला कंक्लूजन है, गरीब किसानों और कृषि श्रमिकों को छोड़कर अन्य सभी को विकास के देखो, अन्य सभी को विकास के फलों का लाभ मिला। आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि अन्य सभी कैटेगरी को विकास के फलों का लाभ मिला है? समाज के किसी भी वर्ग के उत्थान के लिए अतीत में कोई गंभीर प्रयास नहीं हुआ। अतीत में कोई गंभीर प्रयास नहीं हुआ, आप ये कैसे डिसाइड करोगे कि अतीत में कोई गंभीर प्रयास नहीं हुआ है? अतीत में कोई हुआ ही नहीं हुआ, इससे क्या मतलब?
है ना, अभी तो हम बात करेंगे उसकी, ये कंक्लूजन है ना, ये कंक्लूजन है। हाँ जी बनाओ बेटा जल्दी से, आपके काम बड़े तेज है। मेरा एक छोटा बेटा है, 1.5 ईयर, मतलब अभी भी 1 साल 4 महीने, अभी नहीं हुआ 1 साल 6 महीने का। बनाओ जल्दी से फटाफट से। देखो मैं आपको समय दे रहा हूँ, पूरा पूरा हर क्वेश्चन को आप पढ़ो ध्यान से और अपने मन से आंसर बनाओ। कभी कभी होता है ना, अगर मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन को पढ़ूंगा तो तुम्हारा जो माइंड है ना वो उस आंसर को कैच नहीं कर पाएगा, और आप मेरे मेरे अकॉर्डिंग चलोगे, जैसे जैसे मैं बोलते जाऊंगा वैसे वैसे आप समझते जाओगे, आप अपना दिमाग नहीं लगा पाओगे। इसलिए मैं आपको कम से कम 30 सेकंड का समय देता हूँ क्वेश्चन को बनाने के लिए। राज्य की कैबिनेट ने राज्य में मिल्क ग्लास से निपटने के लिए कुछ कदम उठाए, क्योंकि सरकारी समितियों और सरकारी डेयरियां उपलब्ध दूध का उपयोग करने में विफल रही। द कैबिनेट ऑफ स्टेट टुक सर्टेन स्टेप्स टू टैकल द मिल्क ग्लच इन द स्टेट एज द कोऑपरेटिव एंड गवर्नमेंट डेयरीज फेल टू यूज द अवेलेबल मिल्क। भैया जो दूध है ना, दूध उसकी जो डिमांड है वो तो कम हो गई है, और जो सप्लाई है ना वो बहुत ज्यादा है, जिसकी जिसकी वजह से दूध की बाढ़ आ गई, जिसकी वजह से ना दूध की बाढ़ आ गई, दूध की बाढ़, है ना। हाँ जी, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से दूध की बाढ़ आ गई। तो पहला कंक्लूजन था द मिल्क प्रोडक्शन ऑफ स्टेट इज मोर देन इट्स नीड्स। सीधी सी बात है, जो दूध का उत्पादन है वो उसकी आवश्यकताओं से अधिक है। सीधी सी बात है, जो दूध का उत्पादन है वो उसकी आवश्यकताओं से अधिक है। दूसरा है द गवर्नमेंट एंड कोऑपरेटिव डेयरीज इन स्टेट्स आर नॉट इक्विप्ड इन टर्म्स ऑफ रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी टू हैंडल सच एक्सेस। ये सही बात है, जो गवर्नमेंट और कोऑपरेटिव डेयरी है वो उस एक्सेस मिल्क को, है ना, उस एक्सेस मिल्क को यूज करने के लिए वेल इक्विप्ड नहीं है, ही नहीं वेल इक्विप्ड। इसलिए तो बेटा राज्य की कैबिनेट ने ये कदम उठाए, तभी तो राज्य की कैबिनेट ने कदम उठाए, समझ रहे हो। तो इसका आंसर होगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। हाँ जी नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। प्रबंधक ने अपने सहयोगियों की उपस्थिति में सचिन को अपमानित किया। द मैनेजर ह्यूमिलेटेड सचिन इन द प्रेजेंस ऑफ हिज कलीग्स। द मैनेजर ह्यूमिलेटेड सचिन, मैनेजर ने सचिन, ये बेटा सचिन तेंदुलकर नहीं है, ये कोई सचिन नाम का लड़का है जो किसी कंपनी में काम करता है, मैनेजर ने इसको बहुत फटकार लगा दी। पहला कंक्लूजन है द मैनेजर डिडंट लाइक सचिन, मैनेजर सचिन को पसंद नहीं करता था, इसलिए मैनेजर ने सचिन को फटकार लगाई है। क्या ये कंक्लूजन सही है? दूसरा है सचिन वाज नॉट पॉपुलर अमंग हिज कलीग्स। ये कह रहे हैं कि जो सचिन था ना वो अपने कलीग्स के बीच में इतना पॉपुलर नहीं था, इसीलिए मैनेजर ने उसको फटकार लगाई। ये क्या बात है भैया, वो पॉपुलर नहीं है इसलिए फटकार लगाएंगे, या वो पसंद नहीं करता? अरे मैनेजर ने अगर सचिन को फटकार लगाई है तो उसकी गलतियों के चक्कर में लगाई होगी, इसलिए थोड़ी कि वो उसको पसंद नहीं कर रहा और वो पॉपुलर नहीं है। भाई उसने गलतियां करी होंगी, उसकी गलती की सजा उसको मिली है, ठीक है। हाँ जी द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री एक्स हैज रिसेंटली अनाउंस्ड सेवरल कंसेशन एंड ऑफर अट्रैक्टिव पैकेज टू फॉर फॉरेन विजिटर्स। भैया गवर्नमेंट ने क्या किया है, विदेशी लोगों के लिए, विदेशी लोग भारत में आए, विदेशी लोग भारत में आके घूमे, है ना, मनोरंजन करें, और अगर मान लो फॉरेन टूरिस्ट आ रहा है इंडिया में तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, सीधी सी बात है, रोजगार बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, है ना, भारत में पैसा आएगा विदेशों से, है, डॉलर आएंगे भारत के अंदर। तो कोई भी देश चाहता है कि फॉरेन टूरिस्ट उसके देश में बढ़े, क्योंकि जब फॉरेनर्स आते हैं तो इकोनॉमी ग्रो होती है ना, तो वो चाह रही है सरकार। तो पहला कंक्लूजन है ना, मोर नंबर ऑफ फॉरेन विजिटर विजिट द कंट्री, सही बात है। अगर भैया अट्रैक्टिव पैकेज मिलेगा, ऑफर्स मिलेंगे, तो पहले की कंपैरिजन में अब ज्यादा विजिटर आएंगे। दूसरा, द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री एक्ट सीम्स टू बी सीरियस इन अट्रैक्टिव टूरिस्ट। भाई सही बात है, गवर्नमेंट सीरियस है तभी तो ऑफर दे रही है, ऐसा थोड़ी कि टाइम पास करने के लिए दे रही है। गवर्नमेंट सीरियस है तभी तो वो ऑफर दे रही है, वरना वो ऑफर क्यों देगी, वरना वो ऑफर क्यों देगी। सम्मेलन में केवल अच्छे, हाँ इस क्वेश्चन को पढ़ो एक बार, यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। हाँ जी, सम्मेलन में केवल अच्छे गायक ही आमंत्रित है। भैया जो सम्मेलन है, समझ रहे हो, जो कॉन्फ्रेंस है, उसमें केवल और केवल अच्छे गायक ही आमंत्रित है, और मीठी आवाज के बिना कोई भी अच्छा गायक नहीं होता। यानी कि जितने भी अच्छे गायक हैं सबकी मधुर आवाज है, सबकी क्या है, मीठी आवाज, सबकी मधुर आवाज है जितने भी गायक है। तो पहला कंक्लूजन है ऑल इनवाइटेड सिंगर्स इन द कॉन्फ्रेंस हैव स्वीट वॉइस। सही बात है भैया, सम्मेलन में जितने भी गायक आमंत्रित हुए सबकी मधुर आवाज है। क्यों? क्योंकि सम्मेलन में केवल अच्छे गायक इनवाइटेड हुए, और अच्छा गायक बिना मधुर आवाज के हो नहीं सकता, इसलिए सम्मेलन में जितने भी आमंत्रित गायक है सबकी मधुर आवाज है। दूसरा है दो सिंगर हु डोंट हैव स्वीट वॉइस आर नॉट इनवाइटेड इन द कॉन्फ्रेंस। भैया जिनकी अच्छी आवाज नहीं है, जिनकी मधुर आवाज नहीं है, वो अच्छे गायक नहीं है, और जो अच्छे गायक नहीं है वो सम्मेलन में इनवाइटेड नहीं है, वो सम्मेलन में इनवाइटेड नहीं है ना। हाँ जी बनाओ। एक हालिया सर्वेक्षण रिपोर्ट में यह कहा गया है कि जो लोग दिन में आधे घंटे शारीरिक व्यायाम करते हैं, भैया दिन में जो आधे घंटे, लगभग आधे घंटे शारीरिक व्यायाम करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, उन्हें दिल की बीमारियां होने का खतरा कम रहता है। आजकल आप जानते हैं, आप सुनते भी होंगे, उसको हार्ट अटैक आ गया, उसको हार्ट अटैक आ गया, उसको हार्ट अटैक आ गया, खेलते खेलते खत्म हो गया, चलते चलते खत्म हो गया, जिम करते करते खत्म हो गया। तो इसलिए कह रहा है कि रेगुलर मतलब आधे घंटे की फिजिकल वर्क कर लो, थोड़ी सी फिजिकल एक्सरसाइज, तो फिट एंड फाइन होगी, दिल की बीमारियां कम होंगी। पहला कंक्लूजन है मॉडरेट लेवल ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज इज नेसेसरी फॉर लीडिंग। देखो ये सही कह रहा है कि स्वस्थ जीवन जीने के लिए शारीरिक व्यायाम का मध्यम स्तर, ऐसा नहीं कि पूरे दिन भर तुम शारीरिक व्यायाम कर रहे हो, सुबह के जिम में रात को निकल कर आ रहे हो, मतलब थोड़ा बहुत हमें एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए सुबह 10-15-20 मिनट। दूसरा है ऑल पीपल हु डू डेस्क बाउंड जॉब डेफिनेटली सफर फ्रॉम हार्ट एलिमेंट्स। कह रहा है कि जो लोग
डेस्क बाउंड जॉब करते हैं वो निश्चित रूप से दिल की बीमारियों से पीड़ित। तो भैया ऐसा तो कुछ नहीं लिखा कि जो डेस्क बाउंड जॉब करते हैं वो निश्चित रूप से बीमारी होंगे, ऐसा थोड़ी लिखा है। उन्होंने कहा है कि भाई फिजिकल वर्क करो, फिजिकल एक्सरसाइज करो, ये थोड़ी कहा कि जो डेस्क जॉब करते हैं वो निश्चित रूप से दिल की बीमारियों से पीड़ित होंगे, ऐसी तो कोई बात नहीं लिखी गई है ना। हाँ जी, बनाओ इस क्वेश्चन को जल्दी से। बनाओ बनाओ बनाओ। यह दुनिया ना तो अच्छी है और ना बुरी है, प्रत्येक आदमी अपने लिए दुनिया बनाता है। ये तो देखो सही बात है, ये दुनिया ना अच्छी है ना बुरी है, हर आदमी की अपनी अलग दुनिया है। कोई व्यक्ति आपके लिए सही है, हो सकता है वो दूसरे के लिए गलत हो, कोई व्यक्ति आपके लिए गलत है, हो सकता है वो दूसरे के लिए सही हो। तो आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते कि दुनिया के लोग बड़े गंदे हैं, बुरे हैं। हो सकता है वो आपके लिए बुरे हैं तो दूसरे के लिए अच्छे, हो सकता है वो आपके लिए अच्छा है लेकिन दूसरे के लिए बुरा है। तो पहला है सम पीपल फाइंड दिस वर्ल्ड क्वाइट गुड। सही बात है भैया, कुछ लोगों को दुनिया अच्छी लगती है और कुछ लोगों को दुनिया काफी बुरी लगती है। बिल्कुल सही बात है, कुछ लोगों को अच्छी लगती है, कुछ लोगों को बुरी लगती है। 5 महीने में अपना पैसा दोगुना करो बाबूराव, बाबूराव स्टाइल है, 5 महीने में अपना पैसा दोगुना करो। तो एश्योरेंस इज नॉट जेन्युइन, लोग चाहते हैं कि उनका पैसा बढ़े। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या दोगे? हाँ जी, 5 महीने में अपना पैसा दोगुना करो। हाँ जी, द एश्योरेंस इज नॉट जेन्युइन, पीपल वांट देयर मनी टू ग्रो। ये तो सही है, पीपल वांट देयर मनी टू ग्रो। लोग चाहते हैं उनका पैसा बढ़े तभी तो ऐसा एडवर्टाइजमेंट आ रहा है। लोग चाहते हैं कि उनका पैसा बढ़े तभी तो ऐसा एडवर्टाइजमेंट आ रहा है। अच्छा, द एश्योरेंस इज नॉट जेन्युइन, आश्वासन जो है वास्तविक नहीं है, ये बात तुम कैसे कह सकते हो? मान लो कि ये स्टेटमेंट एसबीआई बैंक ने दे दिया, तब भी आप कहोगे कि ये आश्वासन जेन्युइन नहीं है। हाँ, अगर ये किसी प्राइवेट फर्म ने दिया है, किसी प्राइवेट कंपनी ने दिया है, तो तुम कह सकते हो कि ये आश्वासन जेन्युइन नहीं है। लेकिन अगर ये आश्वासन बेटा एसबीआई बैंक की तरफ से है या किसी पर्टिकुलर बैंक या ऑथराइज्ड कंपनी की तरफ से है ना, लिखित में आपको चीजें मिल रही हैं, तो फिर तो जेन्युइन हो सकता है ना। तो ये जेन्युइन है कि नहीं है, इसकी पुष्टि आप नहीं कर सकते, इसकी पुष्टि नहीं कर सकते कि जेन्युइन है कि नहीं, क्योंकि आपको ये नहीं बताया गया कि ये एडवर्टाइजमेंट दिया किसने है, ये एडवर्टाइजमेंट किसके द्वारा दिया गया है, इसलिए इसकी पुष्टि नहीं हो सकती कि ये आश्वासन जेन्युइन है कि नहीं है। बट हाँ, लोग अपना पैसा जरूर ग्रो करना चाहते हैं, लोग अपना पैसा जरूर ग्रो करना चाहते हैं। कंपनी एक्स में गुणवत्ता और नवीनतम डिजाइन के विनिर्माण कैमरों का रिकॉर्ड है। कंपनी एक्स में गुणवत्ता और नवीनतम डिजाइन के कैमरों का रिकॉर्ड है, ताकि आप मौसम की स्थिति के बावजूद एक भी शॉट को खराब ना करें। एक कंपनी एक्स है वो खतरनाक कैमरे बनाती है, चाहे कितना भी मौसम खराब हो, कितना भी अंधेरा हो, लेकिन तुम एकदम शाहरुख खान सलमान खान से कम नहीं दिखोगे। हाँ जी, जब फोटो लोगे तो तुम्हारी फोटो एकदम हीरो वाली आएगी, चाहे तुम जॉली लीवरी क्यों ना सही। चलिए साहब, पहला कंक्लूजन है नहीं, नो अदर कंपनी एक्सेप्ट एक्सेस। देखो इन्होंने कहा नो अदर कंपनी, क्या यहाँ पे कहीं भी ओनली वर्ड का यूज हो रहा है? ओनली वर्ड का यूज, सर यहाँ पर ओनली वर्ड का यूज तो हो नहीं रहा, तो तुम कैसे कह सकते हो किसी दूसरी कंपनी के पास ऐसा नहीं है? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? है लक्ष्मी चीट फंड, है ना, हेरा फेरी, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तो बिल्कुल गलत। दूसरा, एनीवन कैन टेक एन एक्सेप्टेबल शॉट विद कैमरा एक्स, कोई भी, है ना, कोई भी शॉट ले सकता है। ये तो बिल्कुल सही है, यही बात वो कह रहा है कि कोई भी शॉट ले सकता है किसी भी कंडीशन में, कोई भी शॉट ले सकता है किसी भी कंडीशन में। कोई भी देश इन दिनों बिल्कुल आत्मनिर्भर नहीं है। देखो बिल्कुल आत्मनिर्भर कैसे हो सकता है? मोदी जी कह रहे हैं आत्मनिर्भर भारत बनाओ, आत्मनिर्भर भारत बनाओ, लेकिन हम पूरी तरीके से आत्मनिर्भर नहीं हो सकते हैं। हम जमीन में से पानी निकाल सकते हैं, जमीन से तेल कैसे निकालते हैं? तो हर देश की जमीन अलग अलग चीज पैदा करती है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की तो बेटा जरूरत पड़ती है। कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जो 100% सेल्फ डिपेंडेंट हो, 100% सेल्फ डिपेंडेंट हो, ऐसी कोई कंट्री नहीं है, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो चलेगा ही चलेगा, फिर हेरा फेरी। हाँ, तो पहला कंक्लूजन है, इट इज इंपॉसिबल टू ग्रो एंड प्रोड्यूस ऑल दैट कंट्री नीड्स। बिल्कुल सही बात है भैया, ये असंभव है कि एक देश को जो रिक्वायरमेंट है वो एक ही देश में पैदा हो जाए, ये असंभव बात है, इम्पॉसिबल है। सही बात है, हम पानी निकाल सकते हैं जमीन से, तेल थोड़ी निकाल देंगे। सऊदी वाले तेल निकाल सकते हैं जमीन से, पानी थोड़ी निकाल देंगे, है ना। हाँ जी, कंट्री मैन इन जनरल हैव बिकम लेजी। भैया देशवासी लेजी हो गए इसलिए हम सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बन पा रहे। क्या बात कर रहे हो भाई, हम लेजी हो गए इसलिए हम सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बन पा रहे? क्या फालतू की बकवास। नेक्स्ट, आर्थिक सुरक्षा लोगों को बेहतर और अधिक खुशहाल बनाती है। देखो इकोनॉमिक सिक्योरिटी क्या है? मेक्स पीपल बेटर एंड मोर हैप्पी। देखो सीधी सी बात है, अगर तुम्हारी जेब में पैसा है, अगर तुम्हारी जेब में पैसा है, करोड़ रुपया है, तो तुम्हारा जो जीवन होगा वो बेहतर होगा और तुम अधिक खुशहाल बनोगे और उनके व्यक्तित्व पर अच्छा प्रभाव डालेगा। और फिर जब तुम मान लो अच्छे व्यक्ति हो, है ना, आपका व्यक्तित्व अच्छा है, मतलब आप बेहतर बन रहे हो, आप खुशहाल हो, तो आपका जो व्यक्तित्व है ना वो भी एक निखर के आएगा, है ना, वो भी एक व्यक्तित्व आपका क्या होगा? निखर के आएगा, बाहर निकल कर आएगा आपका व्यक्तित्व। ठीक है, स्टेटमेंट समझ गए? बहुत बढ़िया। अब कंक्लूजन समझो। पहला कंक्लूजन है, पीपल हु अर्न मोर मनी आर हैप्पियर। जो लोग अधिक धन कमाते हैं वे अधिक खुशहाल होते हैं। पीपल हु अर्न मोर मनी आर हैप्पियर, जो लोग अधिक धन कमाते हैं अधिक खुशहाल होते हैं। दूसरा है, टू मेंटेन ए गुड पर्सनालिटी पीपल शुड बी फाइनेंशियली स्ट्रांग। अच्छा व्यक्तित्व बनाए रखने के लिए लोगों को आर्थिक दृष्टि से मजबूत होना चाहिए। बताओ क्या आंसर दोगे आप इस क्वेश्चन का? अच्छा ये बताओ, अच्छा व्यक्तित्व बनाने के लिए, देखो यहाँ पर जो इकोनॉमी था ना, जो मतलब पैसा था, है ना, वो हमें बेहतर बनाना था। यहाँ पे व्यक्तित्व की बात नहीं हो रही, है ना, और अधिक खुशहाल बनाना है ना यहाँ पे। ठीक है, अधिक खुशहाल का मतलब पता है क्या है? कि पहले हम जितना हैप्पी थे उससे ज्यादा अब हैप्पी है। यहाँ पे किसी से कंपैरिजन नहीं हो रहा, यहाँ पर अपने आप में बात की जा रही है कि आप अपने आप में जो थे पहले, आप अपने आप से बेहतर हो गए और आप अपने आप से अधिक खुश हो गए। ठीक है, चलिए साहब, लेकिन हमारा व्यक्तित्व पैसे से सुधर जाएगा, ये किसने कह दिया है? ये किसने कह दिया? क्या पैसे वाले जितने हैं, कि जिन लोगों के पास पैसा है उन सबका व्यक्तित्व अच्छा होता है? टू मेंटेन ए गुड पर्सनालिटी पीपल शुड बी फाइनेंशियली स्ट्रांग। क्या गुड पर्सनालिटी सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियली स्ट्रांग से आ सकती है? क्या जिनके पास पैसा नहीं है उनकी पर्सनालिटी गुड नहीं होती? क्या उनका व्यक्तित्व अच्छा नहीं होता जो गरीब है? ये बताओ। व्यक्तित्व, व्यक्तित्व की बात कर रहा है बेटा, पर्सनालिटी की बात कर रहा है। तो पर्सनालिटी सिर्फ पैसे से अच्छी होती है, ये किसने कह दिया है? पर्सनालिटी तो एक चाय वाले की भी बहुत बढ़िया होती है। आज चाय वाले हमारे देश संभाल रहे हैं, बताओ इससे अच्छी पर्सनालिटी कहां मिलेगी तुम्हें? क्यों भाई? तो पर्सनालिटी और जो व्यक्तित्व है वो पैसे पर निर्भर है, ऐसा तो गलत बात है। दूसरा है, पीपल हु अर्न मोर मनी आर हैप्पी। जो लोग अधिक धन कमाते हैं वे अधिक खुशहाल होते हैं। इसके बारे में आपका क्या राय है? पर्सनालिटी जिम करने से इंप्रूव होगी? अच्छा, बिना जिम किए पर्सनालिटी इंप्रूव नहीं होगी? बिना जिम किए पर्सनालिटी इंप्रूव नहीं होगी। देखो ये तो कहा ही जा रहा है कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी मेक्स पीपल बेटर एंड मोर हैप्पी। ये बात तो स्टेटमेंट में कही जा रही है कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी मेक्स मोर हैप्पी। तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी मेक्स मोर हैप्पी ये तो स्टेटमेंट में बोला जा रहा है, लेकिन, है ना, एंड हैज ए गुड इफेक्ट ऑन देयर पर्सनालिटी टू मेंटेन ए गुड पर्सनालिटी। अच्छा, यहाँ पर ये भी कहा गया है कि आपकी पर्सनालिटी पर अच्छा प्रभाव आएगा, लेकिन मेंटेन ए गुड पर्सनालिटी लोगों को फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहिए, ये गलत बात है। बस थोड़ा सा अंतर है बेटा, थोड़ा सा। ये कह रहा है कि आपकी पर्सनालिटी पर अच्छा प्रभाव आएगा अगर आप इकोनॉमिक सिक्योरिटी आपकी है, मतलब आपके पास पैसा है, लेकिन अच्छा व्यक्तित्व बनाए रखने के लिए लोग आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहिए, ये गलत बात है। बनाओ इस क्वेश्चन को।
कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही बेटा तुम्हारी करियर से? ऐसी कौन सी समस्या है जो तुम सुलझा नहीं पा रहे हो? कौन सी समस्या तुम सुलझा नहीं पा रहे? अधिकांश भारतीय जानते हैं कि उनके पास एक महान विरासत है, किंतु कुछ उसमें विज्ञान को शामिल कर लेते हैं। कुछ लोग उसमें मानते हैं कि इसमें साइंस का रोल है। पहला कंक्लूजन है, मैनी इंडियंस बिलीव दैट साइंस हैज मेड इंडिया हेरिटेज ग्रेट। कई भारतीय मानते हैं कि विज्ञान ने भारतीय विरासत को महान बनाया है। अधिकांश विद्यार्थी जानते हैं कि उनके पास एक महान विरासत है, किंतु उसमें विज्ञान को शामिल करता है। तो सही बात है, काफी इंडियन मानते हैं कि विज्ञान ने बनाया। मैंने कई भारतीय नहीं जानते कि भारत के पास महान वैज्ञानिक विरासत है। मैनी इंडियन डू नॉट नो दैट इंडिया हैज अ ग्रेट साइंटिफिक हेरिटेज। देखो, साइंटिफिक हेरिटेज का तो कोई रोल नहीं है। मोस्ट इंडियंस नो दैट दे हैव अ ग्रेट हेरिटेज बट फ्यू इंक्लूड साइंस इन इट। हाँ, कुछ लोग मानते हैं कि साइंस है, कुछ लोग नहीं मानते कि साइंस नहीं है। तो दोनों सही है। यहाँ पर कई भारतीय नहीं जानते कि भारत के पास महान वैज्ञानिक विरासत है ना। कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते। यही तो कह रहे हैं कि हमारे पास ग्रेट हेरिटेज है ना। ग्रेट हेरिटेज है हमारे पास, जिसमें कुछ को पता है, जिसमें से कुछ को पता है कि साइंस उसमें इंक्लूड है। समझ रहे हो? तो कुछ लोगों को पता है कि साइंस इंक्लूड है, कुछ लोगों को नहीं पता कि साइंस इंक्लूड नहीं है। कुछ लोग जानते हैं कि साइंस इंक्लूड है, कुछ लोग नहीं जानते कि साइंस इंक्लूड नहीं है। क्लास के लिए किया था, पता करना था तो पता कर लो फोन करके भाई। बना फटाफट से। हाँ जी। भारत में एक दशक पूर्व की अपेक्षा अब कहीं अधिक पहिया वाहनों का निर्माण हो रहा है। भारत में इंडिया इज नाउ मैन्युफैक्चरिंग मोर टू व्हीलर्स देन इट वाज अ डिकेड अगो। मतलब पिछले 10 साल की अगर हम बात ना करें, मतलब पिछले 10 साल से अधिक टू व्हीलर्स वाहनों का निर्माण किया जा रहा है। देयर क्वालिटी हैज आल्सो इंप्रूव्ड अलॉट, और इनकी क्वालिटी भी इंप्रूव हो रही है। हम तो भैया वाहनों का निर्यात कर रहे हैं। देखो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में तो कहीं जिक्र ही नहीं हो रहा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का तो जिक्र ही नहीं हो रहा कहीं। वो कह रहे हैं कि हम निर्माण ज्यादा कर रहे हैं बट इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा तो कहीं जिक्र नहीं। हमारे तो भैया वाहन उद्योग में सराहनीय प्रगति की है, ये सही बात है भैया। पिछले 10 सालों में वो बढ़ रही है। अवर टू व्हीलर्स इंडस्ट्री हैज मेड कमेंडेबल प्रोग्रेस, ये तो सही बात है। पिछले 10 सालों में उन्होंने बहुत कुछ ग्रोथ किया है ना। लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, ये तो कुछ भी जानकारी हमें नहीं दी गई। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में तो कुछ भी जानकारी हमें नहीं दी गई। बनाओ बेटा इस क्वेश्चन को, 1 मिनट। 18वां क्वेश्चन बेटा भी करा रहे हैं। 18 क्वेश्चन डाउट है ना, भी करा रहा हूं मैं। हाँ जी। चलिए, एक बच्चे को इस क्वेश्चन में डाउट था। नो कंट्री, ये तो सही है बेटा।
पहला सही था इसका। 17वें क्वेश्चन में डाउट है, आर्थिक सुरक्षा लोगों को बेहतर और अधिक खुशहाल बनाती है। पहला कंक्लूजन तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा जो व्यक्तित्व है बेटा वो बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करेगा भाई। पर्सनैलिटी तो मैंने समझा दिया ना कि जो आपकी पर्सनैलिटी है वो सिर्फ पैसे पर निर्भर नहीं करती, जो आपका व्यक्तित्व है, आपका जो स्वभाव है वो पैसे के अलावा कई और चीजों पर भी निर्भर करता है ना। हाँ, पैसा अच्छा प्रभाव डालता है आपके व्यक्तित्व पर, लेकिन आपका व्यक्तित्व बेहतर होगा पैसे से, ये बात नहीं है, गलत है ये बात। हाँ, आप लोगों से ज्यादा खुशहाल बनोगे सही है। अधिकांश भारतीय जानते हैं कि उनके पास एक महान विरासत है, किंतु कुछ उसमें विज्ञान को शामिल करते हैं। तो यहाँ पे जो कुछ का मतलब है ना बेटा, वो कुछ का मतलब 60% भी हो सकता है, 70% भी हो सकता है, 40% भी हो सकता है, 30% भी हो सकता है। आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि यहाँ पर कुछ का मतलब क्या है, समझ लो। इसमें विज्ञान को शामिल करता है। तो कुछ का मतलब यही है कि कुछ लोग जानते हैं कि विज्ञान ने महान विरासत बनाया है, कुछ लोग जानते हैं कि विज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। तो कई भारतीय मानते हैं यहाँ पे मैनी को तुम कुछ ही समझो, यहाँ पर मैनी को आप कुछ ही ट्रीट करो। कुछ भारतीय जानते हैं कि विज्ञान ने भारतीय विरासत को महान बनाया है, और कुछ भारतीय नहीं जानते कि भारत ने विज्ञान को, भारत के पास महान वैज्ञानिक विरासत है। तो यहाँ पे कुछ ही रिप्रेजेंट करो आप लोग, ठीक है। ये कई में कंफ्यूज मत हो, मैनी में कंफ्यूज मत हो, ये सम ही है, ठीक है। ये क्या है, ये सम है, सम मैनी सम एक ही बात होती है, ठीक है। उस मैनी और सम के चक्कर में मत पड़ो तुम, ठीक है। ये सम को ही रिप्रेजेंट कर रही है चीजें, ठीक है। हाँ जी, और ये वाला भी सही था बेटा। हमारे दोपहिया वाहन उद्योग में सराहनीय प्रगति की है, एक्सपोर्ट की तो कोई बात हो ही नहीं रही थी। चलिए साहब नेक्स्ट, धर्म शाश्वत शांति प्रदान करने के उपाय प्रदान करते हैं, मनुष्य को इन उपायों को अपनाना चाहिए। कह रहे हैं कि जो रिलीजन है ना, प्रोवाइड वेज टू अटेंड इंटरनल पीस। ये कह रहे हैं कि जो धर्म है ना, वो शाश्वत शांति प्रदान करते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्ण हरे मुरारी, जय नाथ नारायण वासुदेव। अगर आप सपोर्ट के भगवान का नाम लोगे तो आपको एक इंटरनल पीस मिलेगी, आप मतलब आंतरिक शांति मिलेगी। रिलीजन एंश्योर अ प्रॉस्परस लाइफ। बेटा धर्म जो है समृद्ध जीवन सुनिश्चित करते हैं। ये कैसे तुम डिसाइड करोगे जो धर्म है वो समृद्ध जीवन सुनिश्चित करेगा? ये तो गलत है। समृद्ध जीवन से रिलेटेड तो कोई कहानी नहीं है। इंटरनल पीस, मेंटल पीस तुम्हें मिलेगी, मानसिक शांति मिलेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम समृद्ध जीवन जियोगे। धर्म निर्धनता समाप्ति में लोगों की हेल्प करता है। धर्म निर्धनता समाप्ति में लोगों की हेल्प कैसे करता है, ऐसा तो कोई जिक्र नहीं है। सिर्फ मेडिटेशन के तौर पर धर्म को यूज किया जा रहा है यहाँ पर स्टेटमेंट में, है ना, सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन के तौर पे, ना कि धर्म जो है निर्धनता समाप्ति के लोगों की सहायता करता है, ना ही धर्म तुम्हें समृद्ध जीवन देता है। धर्म शाश्वत शांति प्रदान करने के लिए है, बस मानसिक शांति प्रदान करने के लिए, समझ रहे हो। मानसिक संतुलन मिलेगा तुम्हें, मानसिक शांति पहुंचेगी। ऑल द मेंबर्स ऑफ अ गोल्फ क्लब आर एक्टिव गोल्फर्स बट दे ऑल आर रिच। आपको पता है जितने भी गोल्फर्स होते हैं वो सभी रिच लोग होते हैं। गोल्फर्स क्या होते हैं? रिच लोग होते हैं। मिस्टर एल इज ऑल्सो अ मेंबर, ठीक है। तो ही इज अ गोल्फर, सही बात है। अगर ये मेंबर है तो ये गोल्फर ही होगा, और अगर ये गोल्फर है तो ये अमीर होगा। अगर ये गोल्फर है तो ये क्या होगा? ये अमीर होगा। अगर ये गोल्फर है तो ये अमीर होगा। आप लोगों ने 21 क्वेश्चन किए। अब मैं आपका डेटा आपको देता हूं। अगर आपने 10 से 12 क्वेश्चन बनाए हैं देन यू आर गुड। 13 से 14 क्वेश्चन बनाए हैं देन यू आर वेरी गुड। 15 से 16 क्वेश्चन बनाए हैं देन यू आर परफेक्ट। आपके 15 से 16 क्वेश्चन ठीक है देन यू आर परफेक्ट। और अगर आपके 17 से 21 क्वेश्चन ठीक है, अगर आपके 17 से 21 क्वेश्चन ठीक है देन यू आर सुपर्ब। आप सुपर्ब कैटेगरी में आते हैं। दिक्कत उनकी है जिनके 10 से कम क्वेश्चन ठीक है, जिनके 10 से कम क्वेश्चन ठीक है, दिक्कत उनके साथ है। अब आप देख लो आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हो, ठीक है। गुड, वेरी गुड, या परफेक्ट, या फिर सुपर्ब कैटेगरी को बिलोंग करते हो। 17 से 21 क्वेश्चन जिस बच्चे के ठीक है वो बच्चा सुपर्ब कैटेगरी में आता है, सुपर्ब। 15 से 16 वाला बच्चा परफेक्ट, एकदम परफेक्ट, उसमें कोई कमी नहीं है। 13 से 14 भी वेरी गुड है, यानी कि थोड़ी बहुत मेहनत की जरूरत है। 10 से 12 को भी थोड़ी बहुत मेहनत की जरूरत है, लेकिन जिनके 10 से कम क्वेश्चन ठीक है उनको थोड़ा सा समझना पड़ेगा चीजों को, है ना। तो एनालिटिकल रीजनिंग में 5 टॉपिक हम खत्म कर चुके हैं, 5। तो एक फाइनल एक लास्ट टॉपिक और बचा एनालिटिकल रीजनिंग में, जिसको हम कल खत्म कर देंगे। हालांकि जो कल हम टॉपिक पढ़ेंगे वो रीजनिंग का टॉपिक नहीं है, वो बेसिकली जीके का टॉपिक है, जनरल साइंस का टॉपिक है, जीएस का टॉपिक है, जीके जीएस, है ना। तो कल हम पढ़ेंगे रीजन असर्शन, जो कि जीके जीएस का टॉपिक है। फिर भी मैं बता दूंगा आपको। तो फिर फाइनली जो एनालिटिकल रीजनिंग है उसकी संपूर्ण सेवा समा, हाँ, वो पुलिस कार्यवाही वाले कुछ क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे गए थे, है ना। हाँ जी, क्या कह रहे हो भाई तुम? हाँ जी, चलिए तो मुलाकात करते हैं कल आप लोगों से। टिल देन गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।